सो हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। और मेरा नाम यश है। और आज हम पीआईबी एक्सक्लूसिव के अंदर एक पर्टिकुलर बिल जो पास हुआ है रिसेंटली उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके कंपोनेंट जानेंगे। और इनडायरेक्टली वो एक मतलब एक स्कीम है। एक बार देख लेते हैं वो पर्टिकुलर कौन सी स्कीम है। हाँ, तो अभी रिसेंटली जो है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर एक पर्टिकुलर स्कीम का डिस्कशन हुआ था जिसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में आई थी, है ना, लॉन्च हुई थी इसका। फिर इसको रीनेम कर दिया गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2009 में किया था। ठीक है, अब इसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया है इन लोगों ने, रीस्ट्रक्चर्ड किया है। तो 2025 में इन्होंने इसका इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम भी चेंज हो गया है और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं वो इसका नाम क्या है और चेंजेस क्या है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वी बी जी राम जी। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल ऑफ 2025, जिसको हम विकसित भारत जी राम जी बिल करके बोलते हैं। ये प्रपोज करता है कंप्लीट स्टैट्यूटरी रिप्लेसमेंट ऑफ दिस मनरेगा स्कीम। और ये अलाइंड है रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ के साथ विद अ लॉन्ग टर्म नेशनल विजन ऑफ विकसित भारत 2047, जिसमें फोकस किया जा रहा है कि वेज एम्प्लॉयमेंट से शिफ्ट होंगे प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड सस्टेनेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब ये स्कीम एक मेयरली वेज एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं है या सिर्फ एक एंटाइटलमेंट के ऊपर नहीं है। अब इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर करके एक विकसित भारत जो हमारा विजन है उस पर अलाइन कर दिया है। तो एक बार देख लेते हैं कि वो विकसित भारत का हमारा विजन क्या है, पर्टिकुलर रोड मैप क्या है। हम एक ऐसी रूरल इकोनॉमी चाहते हैं जो इकोनॉमी प्रोडक्टिव हो और सेल्फ रिलायंट। उस पर्टिकुलर विलेज के अंदर या रूरल एरिया के अंदर हम हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, ये विजन है। और उसी उसी पर्टिकुलर विलेज के अंदर हम स्किल्ड रूरल वर्कफोर्स चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो उस विलेज के अंदर जो पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको रिस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबली यूज़ करें। तो ये एक पर्टिकुलर हमारा विकसित भारत का विजन है और इस पर्टिकुलर स्कीम को इस विजन के साथ अब अलाइन कर दिया गया है। तो ये वी बी जी राम जी अब इस पर्टिकुलर विकसित भारत विजन को फुलफिल करती है। तो अभी इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो एक बार देख लेते हैं। फाइनली हमारा जो मोटिव है, हम इस पर्टिकुलर लाइन को यूज़ कर सकते हैं कि ये जो बिल है ना, ये बिल शिफ्ट हो गया है। इस बिल ने शिफ्ट करी है अपनी पॉलिसीज़ फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एज एन एंटाइटलमेंट से टू एम्प्लॉयमेंट एज अ मीन ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक वो पर्टिकुलर राइट बन चुका राइट रहे, एक एम्प्लॉयमेंट एक राइट रहे लोगों के लिए कि हाँ, कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए। सिर्फ इस तक इसको सीमित नहीं किया गया, लिमिट नहीं किया गया। इस पर्टिकुलर जो स्कीम है उसको लॉन्ग टर्म विजन के लिए अलाइन भी किया गया। तो ये इस लाइन को हम यूज़ भी कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, है ना, मैंने लिख दिया इसलिए। तो इस लॉ को क्यों, इस पर्टिकुलर स्कीम को क्यों रिस्ट्रक्चर किया गया, क्योंकि जो मनरेगा थी, एमजी नरेगा थी, जो 2009 में आई थी, वैसे तो उसका नाम रिनेम हुआ था, वॉज डिज़ाइन फॉर वेरी डिफरेंट रूरल इकोनॉमी। तो अभी हम एक बार रूरल इंडिया का एक बार ग्लिम्स देख लेते हैं कि वो क्या है असल में है। अभी वहाँ पर लोअर पॉवर्टी है 2011-2012 में 27.1% थी और इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से 5.3% इन 2023 हो गए फाइनेंशियल ईयर।
इस स्कीम ने हेल्प किया है बेटर कनेक्टिविटी एंड डिजिटल पेनिट्रेशन को और मोर डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड हुई। बट ये सब चीज़ें होने के बाद भी डिस्पाइट ऑफ दिस डिजिटल रिफॉर्म, ये एमजी नरेगा जो है बहुत सारी चीज़ें फेस करती है, जिसमें मनी लीकिंग होता है और मनी का मिसयूज़ होता है। ये सब चीज़ें, जो फंड है उसका मिसयूज़ होता है। कभी कभी वर्क भी, इनकम्प्लीट वर्क भी वेरीफाइड हो जाता है, उसकी वेरिफिकेशन सही से नहीं हो पाती, इंस्पेक्शन उसका सही से नहीं हो पाता है। और जो हमारा हाउस होल्ड है उस पर्टिकुलर विलेज के जो पीपल हैं, वो सिर्फ 100 डेज़ का उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है इनडायरेक्टली, लेकिन वो भी लिमिटेड हाउस होल्ड पे ही रह पाता है ना। तो हमें इनडायरेक्टली एक रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। तो वो रीस्ट्रक्चरिंग ये पर्टिकुलर बिल करता है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट भी इंक्लूड हुए हैं। तो जैसे कि मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी में क्या डिफरेंस है। तो अभी ये जो है एक शॉर्ट ग्लिम्स है। इसके बाद मैं हर एक पॉइंट को अच्छी तरह डिफाइन भी करूँगा, बताऊँगा भी, है ना। जैसे कि एमजी नरेगा में क्या था, 100 डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता था, वो भी गारंटीड है ना, फॉर रूरल हाउस होल्ड। लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है 125 डेज़ में। अब 125 डेज़ ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल हाउस होल्ड। पहले जो भी काम होते थे ना, वो स्कैटर्ड होते थे, कि सिर्फ पॉन्ड डिगिंग करना, है ना, पॉन्ड डिगिंग करना, और जो रूरल रोड्स होती थी, जो सैंड की होती थी, उसको रिपेयर करते रहा, जिसमें रिपीटेटिव वर्क होता था। तो ऐसे अनस्किल्ड काम ही होते थे, और वो बहुत सारे होते थे, और मतलब स्कैटर्ड कैटेगरीज में होते थे। तो अभी क्या है, हमने उसको चार वर्टिकल्स के अंदर डिफाइन कर दिया है, जिसमें वाटर स्कैरसिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट रेजिलियंस आएगा। ये 4 वर्टिकल्स हैं। पहले सारा का सारा सेंटर जो था वो अनस्किल्ड वेजेस कॉस्ट और स्टेट जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को बेयर करता था। लेकिन अब यहाँ पर एक पैटर्न आ गया है। वो पैटर्न पे हम बात करेंगे कि नॉर्मल स्टेट्स के लिए क्या है, उन यूटीज़ के लिए लेजिस्लेशन नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है, उसमें क्या है, और हिमालयन रीजन या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ऐसा, उनमें क्या पर्टिकुलर शेयर है सेंट्रल का और स्टेट गवर्नमेंट का। कोई एक्सप्लिसिट विंडो नहीं थी, जिसको एक पॉज विंडो बोलते हैं, वो मैं उसके बारे में बताऊंगा। और इसके अंदर वो पर्टिकुलर विंडो आ गई है 60 डेज़ का। ये जो एमजी नरेगा थी वो डिमांड बेस्ड फंडिंग थी, अब ये नॉर्मेटिव फंडिंग हो गई है। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। पहले ग्राम पंचायती सेंट्रल प्लानिंग करता था, अभी यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ आ गए हैं जो प्लानिंग करती हैं, ग्राम पंचायत को अकाउंट में लेके भी, वहाँ पर भी एक लो लेवल पे वर्क होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग भी करती है ये पर्टिकुलर स्कीम। तो अब एक बार जितने मैंने कंपोनेंट्स करे हैं उसको हम आगे ब्रीफ देख लेते हैं। तो इस बिल का पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है, की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल। ये स्ट्रेंथन करता है इनकम सिक्योरिटी फॉर रूरल हाउस होल्ड। ये लिंक करता है एम्प्लॉयमेंट विद ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इम्प्रूव करता है प्लानिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। और अलाइन करता है रूरल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइमेट रेजिलियंट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल लूँगा, फिर मैं अच्छे से पूरी स्कीम को समझाऊंगा, है ना। तो इस पर्टिकुलर जी राम जी का मेन फीचर्स क्या है, कि इन्होंने क्या किया, एनहेंस किया है एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो पहले 100 डेज़ की होती थी एम्प्लॉयमेंट गारंटी, अब उसे 125 डेज़ कर दिया गया है। पहले 100 डेज़ थी, है ना। और अब इसमें क्या है कि नॉर्मली हमें 125 डेज़ मिल रहे हैं किसी भी रूरल पर्सन को 125 डेज़ मिल रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर वो एक फार्मर हुआ, तो उसको अपने पर्टिकुलर फील्ड पे भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ना। तो ये पर्टिकुलर पॉज विंडो जो है ना, इसको पॉज विंडो बोलते हैं, वो यही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जब पीक सीज़न टाइम होगा, जहाँ पर हमें सोइंग करनी होगी या हार्वेस्टिंग सीज़न होगा ना, तो वहाँ पर इन लोगों को जो ये 125 डेज़ के कॉन्ट्रैक्ट में है, उनको वहाँ से पॉज मिलेगा, और फिर वो फार्मर्स जो है वो फील्ड पे जाके इस टाइम पे, पीक टाइम पे, वो काम कर सकते हैं अपनी खुद की फील्ड पे, या दूसरे की फील्ड पे कर सकते हैं ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। बट ये जो पॉज विंडो है ना 60 डेज़ की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिफाइन करेगी। इस पर्टिकुलर पॉज विंडो को स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड, है ना। अब ये किस
मतलब इसका डिवीजन कैसे होगा, 30-30 होगा, 20-20-20 होगा, वो डिपेंड करेगा हर एक स्टेट पे और उनकी जियोग्राफिकल कंडीशंस पे और क्लाइमेट कंडीशंस पे, है ना। तो वो ये जो पर्टिकुलर पॉज विंडो है ये स्टेट नोटिफाई करने वाला है। पहले क्या होता था, वेजेस जो है डेली मिल जाते थे, लेकिन अब क्या है, इसमें वीकली मिलते हैं, वीकली वेजेस मिलते हैं। और अगर वो पर्टिकुलर जो वर्क है वो 1 ईयर का है तो 1 ईयर में वो वीकली मिलेगा, लेकिन आफ्टर 1 ईयर जब वो पर्टिकुलर काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये लोगों को फिर 15 डेज़ के अंदर वो मिलेगा। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट 15 डेज़, नहीं तो उनको वीकली मिलेगा वो पैसा, ठीक है। तो ये था हमारा 60 डेज़ का पॉज विंडो वाला, 125 डेज़ की गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट, और वेज कैसे मिलेगा उनको का टाइमलाइन। तो वो जो 4 वर्टिकल्स थे ना, 4 वर्टिकल्स, वो हमारे ये हैं। ये वर्टिकल्स याद रख लेना कि कौन से वर्टिकल्स में ये प्रायोरिटाइज करने वाले हैं वर्क को। एक तो है वाटर सिक्योरिटी, जिसमें वो वाटर कंजर्वेशन करेंगे, पॉन्ड्स बनाएंगे, है ना, वो ऐसी प्लानिंग करेंगे कि इसमें पॉन्ड्स बने, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग करेंगे, है ना। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, फार्मिंग लैंड से मंडीज तक का रास्ता जो होता है उसको अच्छा करेंगे, है ना। मंडीज है ना, मंडीज तक का जो रास्ता होता है उसको अच्छा करेंगे, मतलब कनेक्टिविटी अच्छे करेंगे, पब्लिक एसेट्स को अच्छा करेंगे। गोडाउन, हाँ ये अगला ही है कि लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि स्टोरेज अच्छी करेंगे, और मार्केट्स को डेवलप करेंगे, और प्रोडक्शन करेंगे एसेट्स का। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो हम क्यों करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं ना तो फार्मर स्ट्रेस सेलिंग करते हैं, फिर उसके बारे में हम बताएंगे आगे, मतलब मैं बता दूंगा। और क्लाइमेट रेजिलियंस वर्क करेंगे, फ्लड कंट्रोल, सॉइल कंजर्वेशन, एक्सट्रीम वेदर मिटिगेशन, ये सब चीज़ें इस 4 वर्टिकल के अंदर प्रायोरिटी में करी जाएगी इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। और इसमें क्या ये इनका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कैसी हैं, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है बट इंटीग्रेटेड प्लानिंग है इसमें। तो इसमें क्या है, एक विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स होंगे, जो ये ग्राम पंचायत अपने लेवल पे क्रिएट करेंगी, और फिर उसे हायर लेवल्स पे अप्रूवल मिलेगा, ऐसे करके ये लोग अपने रिक्वायरमेंट्स को उसमें नोटिफाई करेंगे। और मतलब ये इनडायरेक्टली प्रिपेयर्ड लोकली बाय पंचायत, तो ग्राम पंचायत को करने वाली हैं, और रिफ्लेक्ट करेगी विलेज के नीड्स को, कि विलेज को क्या चाहिए। अभी स्टोरेज उनको चाहिए पर्टिकुलर, कौन से एरिया में वाटर स्कैरसिटी है ना, वाटर स्कैरसिटी कहाँ है, वाटर स्कैरसिटी कहाँ है, और लो इनकम फार्म कौन से हैं, वहाँ पर कैसे हम उसको अच्छा कर सकते हैं, गोडाउन्स बना के, है ना, गोडाउन्स बना के या स्टोरेज यूनिट बना के, और यहाँ पर ये पॉन्ड्स बना के, है ना, ऐसे करके, और उनको फार्म से डायरेक्ट लिंक करके, ऐसे करके वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उस पर्टिकुलर प्लान के अंदर नोटिफाई करेंगे। फिर ऑल एसेट्स, वो सारे के सारे एसेट जो हैं वो मैप्ड होंगे विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के अंदर। और स्पेशल इंटीग्रेशन होगा विद प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसमें रोड बनते हैं, है ना, और हमारे जो हमारी कनेक्टिविटीज़ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड, पोर्ट्स के रिलेटेड, ये सब चीज़ें इस गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर होती हैं। तो उसकी इंटीग्रेशन भी करेंगे इस पर्टिकुलर विकसित भारत जी से। और इंश्योर करेंगे लोकल प्लानिंग विद नेशनल कोऑर्डिनेशन, मतलब लोकल लेवल भी कोऑर्डिनेट करेगा नेशनल लेवल के साथ, इंक्लूडेड उसमें स्टेट लेवल भी आएगा, ठीक है। तो एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होगा इन लोगों के बीच में, तो ये इसमें बताना चाहते हैं। हाँ, शिफ्ट करने वाले हैं हम इसमें नॉर्मेटिव फंडिंग में। तो 2 टाइप की फंडिंग होती है, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक होता है डिमांड ड्रिवन फंडिंग, ठीक है। तो डिमांड ड्रिवन फंडिंग क्या होती है, इसमें नीड के ऊपर काम होता है, और नीड के ऊपर फंडिंग रिलीज होती है, मतलब मेरी एक्चुअल डिमांड क्या है और रिक्वेस्ट क्या है। एक्चुअल डिमांड क्या है, पर्टिकुलर विलेज की एक्चुअल डिमांड, और रिक्वेस्ट आती हैं बाय दिस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, जो भी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है
वो डिमांड क्रिएट करती हैं या डिमांड करती हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना फंड रिलीज होता है। जैसे पीएम कुसुम ये जो स्कीम है ये भी एक डिमांड ड्रिवन है ना। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना भी जो है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वो भी मेरे ख्याल से डिमांड ड्रिवन ही है। तो इसमें क्या होती है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हाईली फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि मैं इंश्योर करूँगा कि जो मेरा फंड है ना वो सही जगह और जहाँ पर अर्जेंटली नीड है वहाँ यूज़ हो, है ना। तो और मैं इसको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड भी कर सकता हूँ, मतलब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिसाइड कर सकती हैं। बट इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि अनइवन एलोकेशन हो जाता है, अनइवन एलोकेशन। तो जहाँ पर ज़्यादा डिमांड होगी या जहाँ पर ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे होंगे वहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर कम कर रहे होंगे डिमांड और वो रिक्वेस्ट कम कर रहे होंगे तो वहाँ पर कम हो जाएगा। तो अनइवन एलोकेशन होता है स्टेट्स में। तो ये डिमांड होता है, डिमांड ड्रिवन फंडिंग होती है। एक होती है नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव फंडिंग क्या होती है, इस पर्टिकुलर फंडिंग के अंदर प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स के थ्रू, प्री डिटरमाइंड फार्मूलाज के थ्रू, प्री डिटरमाइंड फार्मूला या नॉर्म के थ्रू अलोकेशन होती है। उसमें पैरामीटर्स देखते हैं लोग कुछ, जैसे पैरामीटर्स कुछ होते हैं, पॉपुलेशन कितनी है उस पर्टिकुलर विलेज की, सेकंड पॉवर्टी रेट कैसा है, पॉवर्टी रेट, थर्ड एरिया कितना है, हाउ मच, और पास परफॉर्मेंस कैसी थी पर्टिकुलर एजेंसीज़ की और विलेज मेंबर्स की, है ना। तो इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स के ऊपर नॉर्मेटिव मतलब एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड पैरामीटर्स के ऊपर फंडिंग होती है। और तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हाईली प्रेडिक्टेबल होती है, प्रेडिक्टेबल फॉर बोथ सेंट्रल के लिए भी एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। उनको पता होता है कि कहाँ हमें कितना अमाउंट को देना है, क्योंकि उन्होंने पहले से एक मैट्रिक बना रखी होती है इन पैरामीटर्स को बेस पे लेके। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो किसी को बिल्कुल भी कम नहीं मिलेगा और किसी को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द रीजन बोल सकते हैं। और बट ये इसका एक प्रॉब्लम है कि ये जो ना यहाँ पर तो डिमांड में क्या होती थी, अर्जेंट नीड्स, इमर्जिंग नीड्स को हम अकाउंट में लेते थे, लेकिन बस यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है अर्जेंट नीड्स को और इमर्जिंग नीड्स को। तो यही है हमारी नॉर्मेटिव फंडिंग। तो हमने इस पर्टिकुलर VBG राम जी में क्या है कि शिफ्ट हो रहे हैं हम नॉर्मेटिव फंडिंग्स में, मूव अवे फ्रॉम दिस प्योर डिमांड ड्रिवन फंडिंग, इंट्रोड्यूस नॉर्मेटिव एलोकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव पैरामीटर। आपको मैंने बता दिया पैरामीटर्स कौन से हो सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा, प्रेडिक्टेबल बजटिंग कर सकते हैं लोग, कितना किसको देना है पता होगा, और फिजिकल डिसिप्लिन इंक्रीज होगा इससे। नो डायल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी, कोई भी डायल्यूशन नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी का। इस पर्टिकुलर स्कीम में एक फ़ायदा और होता है कि लीगल राइट प्रोटेक्टेड रहते हैं रूरल पीपल के। वो कैसे कि अगर इनको 15 दिन तक काम नहीं मिलता है ना उस पर्टिकुलर पीरियड में जहाँ पर इनको 125 डेज़ का काम करना है, या गारंटी एम्प्लॉयमेंट दे रखी है उनको, गारंटी एम्प्लॉयमेंट अगर वो नहीं देते हैं तो 15 दिन के बाद इनके अकाउंट में एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आने लग जाता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक है। अगर इन लोगों को वो नहीं मिलता है पर्टिकुलर 15 डेज़ के अंदर, इस पर्टिकुलर पीरियड में इनको कोई काम नहीं मिलता है, वर्क नहीं मिलता है, तो ये एक और चीज़ इन्होंने इंक्लूड कर दी है लीगल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, इसका फाइनेंशियल आर्किटेक्चर देखते हैं। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या है, टोटल एनुअल एस्टिमेट आउटले है इसका 1,51,282 करोड़ इंक्लूडिंग स्टेट फंडिंग्स। सेंट्रल का शेयर इसमें 95,692 करोड़ है। अब एक बार ये पैटर्न देख लेते हैं कि किस टाइप का पैटर्न है। अगर नॉर्मल स्टेट्स हैं तो उसके अंदर जो है सेंट्रल 60% देगा फंडिंग और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या हिमालयन रीजन्स हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ऐसे उसमें 90% और 10%।
अगर कोई यूनियन टेरिटरी है जिसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं है, उसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। इसमें कौन से नहीं आएंगे जिसके अंदर लेजिस्लेचर है, वो हमारे हैं दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। पुडुचेरी, ये 3 यूटीज़ हैं जहाँ पर अब लेजिस्लेचर है। और इसके अलावा हाँ, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को की सीलिंग जो है उसको भी रेज कर दिया है 6 से 9, जिसकी वजह से अनेबल हो पाएगा बेटर स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल कैपेसिटी। ठीक है, ये आउटले और ये सब हो गया। ये यहाँ पर पूरा एक फिगर के फॉर्म में समझा रखा है कि जो उनका फंडिंग शेयरिंग पैटर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट के लिए 90-10 का रेशियो, 90-10 है, 90% to 10%। अदर स्टेट एंड यूटीज़ के लिए 60-40 का है, और यूटीज़ जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है उसमें 100% सेंट्रल है। अभी नॉर्मेटिव फंडिंग का मैंने आपको बता दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्मेटिव फंडिंग, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिटरमाइन अ स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन ईच ईयर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, है ना, सेंट्रल एक्सपेंडिचर, स्टेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी क्या है, स्टेट की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टेट्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंडिचर्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज। जो 15 डेज पे अगर काम नहीं मिलेगा तो वो जो अलाउंस है उसको देने का इनका काम है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डिले कंपनसेशन, अगर वो काम नहीं मिलता है तो उसमें कंपनसेशन भी स्टेट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉलिसीज़ और ओवरसाइट करने के लिए इंस्टीट्यूशन जो फ्रेमवर्क बनाया इन लोगों ने, सेंट्रल एंड स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल बना रखा है जो पॉलिसी ओवरसाइटिंग करेगा। उसके अलावा नेशनल एंड स्टेट स्टीयरिंग कमेटीज़ भी हैं। इम्प्लीमेंटेशन हमने बताया, हमें पता ही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करेंगे, इसमें ग्राम पंचायत टू इम्प्लीमेंट एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क बाय कॉस्ट। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोग्राम ऑफिसर्स वो प्लानिंग करेंगे, पेमेंट्स करेंगे, कॉम्प्लायंस को देखेंगे कि सारे के सारे इंटैक्ट हैं, ऑडिट्स करेंगे। और ग्राम सभाएं जो है वो एनहेंस करेंगी रोल इन सोशल ऑडिट्स और ट्रांसपेरेंसी, और कैंपेनिंग भी करेंगी। तो ये सब इनका ये एक टाइप के इम्प्लीमेंटिंग फॉर्मेट है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि AI बेस्ड एनालिटिक्स होंगे और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। GPS एंड मोबाइल बेस्ड रियल टाइम वर्क मॉनिटरिंग होगी, और रियल टाइम MIS डैशबोर्ड्स होंगे जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर हो रहा है, उसमें कितना बजट एलोकेशन है। एंड वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर भी होगा उसके अंदर। इसमें एक चीज़ मैंडेट कर दी गई है कि हर 6 महीने में एक सोशल ऑडिट कंडक्ट कराया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत पावर दे दी गई है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कंप्लेंट्स, सस्पेंड कर सकते हैं पर्टिकुलर फंड फॉर सीरियस इरेगुलरिटीज़, अगर काम सही से नहीं होगा तो फंड को भी सस्पेंड कर सकते हैं, और करेक्टिव मेजर्स को भी इनैक्ट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर उसी चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो बेनिफिट्स इसमें क्या होगा? बेनिफिट्स ऑफ द न्यू फ्रेमवर्क, लेबर्स के लिए क्या होगा? वो हाई अर्निंग पोटेंशियल, अभी वो 100 दिन से 150 दिन हो गए। प्रेडिक्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, टाइमली डिजिटल वेज पेमेंट्स, और गारंटी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। फार्मर्स के लिए क्या है कि उनको एक पर्टिकुलर पॉज विंडो ही मिलेगी, पॉज विंडो, और इम्प्रूव्ड होगा उनका इरिगेशन, स्टोरेज एंड कनेक्टिविटी, रिड्यूस वेज वोलेटिलिटी। और रूरल इकोनॉमी के लिए क्या चीज़ है कि प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन होगा इसके अंदर, हायर कंजप्शन एंड लोकल डिमांड इंक्रीज होगी, और रिड्यूस होगा डिस्ट्रेस माइग्रेशन। जो यूथ होते हैं वो माइग्रेट करते हैं जब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, तो वो अर्बन टाउन्स के अंदर माइग्रेट कर रहे होते हैं। इम्प्रूव क्लाइमेट रेजिलियंस भी होगा, है ना। तो यही सब ग्राफिक्स के थ्रू लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्कीम इतनी ही थी। हम बस का फाइनली वो देख लेते हैं, एक रिव्यू ले लेते हैं छोटा सा। तो रिव्यू में क्या है कि इस स्कीम का नाम है विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये स्कीम है। अभी इस स्कीम के अंदर 100 डेज की गारंटी एम्प्लॉयमेंट से 125 डेज़ की हो गई है। ठीक है, इसके अंदर 60 डेज़ का
60 डेज़ का पॉज विंडो भी आ गई है, पॉज विंडो। इसके अलावा इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है उसकी सीलिंग को भी इंक्रीज़ कर दिया है 6% से 9%। जो वेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, उसको भी चेंज कर दिया है कि वीकली होगा, या अगर कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है तो 15 डेज़ के अंदर। एक लीगल प्रोटेक्शन भी दी है इन्होंने, जैसे मेरे को 15 दिन तक काम नहीं मिलता है 15 डेज़ के लिए, तो उसके बाद मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के अलावा एक और चीज़ है कि ये जो डिमांड ड्रिवन थी इसको नॉर्मेटिव फंडिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो यही कुछ इसके मेन पॉइंट्स है जो चेंज किए गए हैं। सेंट्रल फंडिंग चेंज कर दी है, सेंट्रल स्टेट फंडिंग, ठीक है, 60 40 90 10 और 100 ऐसे करके कर दिया है, 100%, ठीक है। ये तो इन शॉर्ट ये पूरी स्कीम है। और अगर आपको ये स्कीम अच्छी लगी हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।